बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नई एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 8 रिलीज़ हो चुकी है और जिसके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, जहां से आप इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में एपिसोड नंबर 8 फ्री में देख सकते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक कर लिया करें, लिंक बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं क्योंकि यहीं से मैं खुद भी एपिसोड देखता हूं, उसके बाद ये लिंक्स पोस्ट करता हूं। अगर आज की किस्त की बात की जाए तो आज की किस्त बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि आज जिस तरह के सीन्स दिखाए गए उससे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की सीरीज़ में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ना सिर्फ ये बल्कि अब आने वाली किस्तों का मज़ीद बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि मौलाना की स्टोरी अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। मैं सस्पेंस को ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू दूंगा कि आज की किस्त में हुआ क्या। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सोगताई ने एक पैगाम बायजू नोयान के लिए भेजा था। बायजू नोयान को पैगाम मिल तो जाता है, लेकिन नोयान उस पैगाम को पढ़ने के बाद ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उनका बेटा जो है वो मौलाना की बातों के असर के में आ चुका है और उसके बाद वो मुसलमान हो चुका है, जिसकी वजह से वो जो दूसरा उनका दोस्त होता है उस पर भी काफ़ी गुस्सा होते हैं। इस किस्त में इस्फहानी एक नई चाल चलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि नोयान के बेटे को मौलाना ने बचा लिया था और उस वजह से सुल्तान के पास एक रास्ता निकला था नोयान के साथ, एक अमन का मंगोलों के साथ अमन का एक रास्ता निकला था, जिससे कि बिना पर वो अमन मुआहदा कर सकते थे मंगोलों के साथ। लेकिन इस्फहानी इस मुआहदे को ख़राब करना चाहता है, जबकि उनकी बेटी एफसुन खातून फिर आज उनका मकतूब आता है उमर अता बेग का, और फिर वो दोबारा उनकी तरफ एक मकतूब दोबारा भिजवाती है और उनको मिलने के लिए बुलाती हैं कोनिया के बाहर। और वहीं पे उमर अता बेग जो हैं वो जो तीर कमान है उनका जायज़ा ले रहे होते हैं, मंगोलों के तीर कमान और अपने जो सल्जूक के तीर कमान है। और उनका एक सवाल होता है कि क्या हमारे जो सिपाही हैं वो ये कमान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पे जो इज़्ज़त है वो इनसे सवाल करता है कि आप लोगों को सिपाहियों की काबिलियत पर शक है या अपनी काबिलियत पर। तो इस तरह से उनके दरमियान एक छोटा सा मुकाबला होता है। जब इज़्ज़त खुद कमान फेंकते हैं तो वो 620 मीटर तक ही जाती है, लेकिन जब उमर अता बेग उसी कमान से तीर फेंकते हैं तो वो उससे ज़्यादा यानी कि 630 या उससे ज़्यादा चल के ज़्यादा दूर तक जाता है। तो ये था वो सीन, इसमें कुछ दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि आज की किस्त में इस्फहानी एक नई चाल चलता हुआ नज़र आता है और इज़्ज़त को अपनी खिदमत में बुलाता है और उनको जैसा कि आप इस तरह की सीरीज़ में देख सकते हैं कि मकाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे को लालच देकर मुकाम देकर बहुत से काम करवाए जाते हैं। तो इज़्ज़त को भी कमांडर का मुकाम देने की लालच देकर इस्फहानी उनसे अपना एक काम करवाना चाहते हैं। आगे मैं बताता हूं कि वो कौन सा काम है। और इसके साथ साथ इस्फहानी आज अपनी बातों से मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बेटे को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौलाना के बेटे उनको काफ़ी एक मुतासर कुन जवाब देते हैं, जिसके बाद वो खामोश हो जाते हैं। फिर जैसा कि आज कुछ सीन्स जो हैं वो सोगताई और मौलाना के दरमियान काफ़ी अच्छे दिखाए जाते हैं। और वहीं पे मौलाना सोगताई से उसके हाल में उसके मतलब पूछता है कि उनके जहन में क्या चल रहा है, तो जिसपे वो अपने जहन में दो चलने वाले ख्यालात की बात करता है, जिनमें से एक ख्याल ये होता है कि वो अपने बाबा के बारे में यानी बायजू नोयान के बारे में परेशान है, जिसको उन्होंने जो उनसे तवक्को थी वो उन्होंने नहीं किया। तो इस पे सोगताई और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दरमियान कुछ बातचीत होती है, जो कि वो सीन भी काफ़ी देखने वाला था। एफसुन खातून की दावत पर उमर अता बेग उनसे मिलने के लिए जाते हैं और सबसे जो एक पोस्टर हम काफ़ी अरसे से शुरू के एपिसोड से देखते आ रहे हैं, आज वो सीन भी आखिरकार इस 8th एपिसोड में दिखाया गया। और उमर अता बेग और एफसुन खातून के बारे में यानी कि आपस में उनकी बातचीत होती है और एफसुन खातून उनसे माफ़ी की तवक्को कर रहे होते हैं, जबकि उमर अता बेग फिर से कुछ ना कुछ बातें उनको सुना देते हैं। लेकिन जब वो जाने लगती हैं तो उनको पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन एफसुन खातून को माफ़ नहीं करती। देखने वाली बात ये होगी कि आगे उमर अता बेग और एफसुन खातून की कहानी किस तरह से बढ़ती है, तो ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जिस चाल की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि बायजू नोयान के बेटे को पकड़कर
उसको कत्ल कर दिया जाए। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि कत्ल मौलाना रूमी के बेटे के सामने हुआ, जिसको देखकर उनका बेटा काफ़ी परेशान हो गया और वो मतलब जिस हिसाब से रो रहा था ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे और सुख्ताई की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और यही वो चाल थी जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इस्फहानी चलने वाला और इस्फहानी इज़्ज़त के ज़रिए ये काम करवाता है ताकि जो अमन मुआहदा सल्जूकों और मंगोलों के दरमियान होने वाला है वो ना हो। क्योंकि आप अगर किसी के बायजू नोयान के बेटे को ही कत्ल कर देंगे तो बायजू नोयान कभी भी सल्जूक के साथ अमन नहीं करेगा। फिर इसके बाद वहाँ से उसके सुख्ताई को लेके जाया जाता है और उसके बाद उसका जो गुस्ल है वो दिखाया जाता है। और गुस्ल के बाद उसको, जैसा कि लास्ट एपिसोड में सुख्ताई मुसलमान हो गया था, तो मुकम्मल तौर पर मुसलमान की तरह उनको जनाजा पढ़ा कर उनको दफन किया जाता है। लेकिन मौलाना रूमी के बेटे जैसा कि इस तमाम वाक़े के दौरान वहीं पे मौजूद थे, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कुछ देखा है। तो वहाँ पे जब वो कत्ल कर रहे थे तो उन्होंने एक आदमी के बाजू पे एक निशान देखा था, जिसका जिक्र वो सदर आज़म के सामने भी करते हैं और उनको बताते हैं। इसके बाद इस्फहानी जो है इज़्ज़त के सामने अपने जो मकासद होते हैं उनको बयान करता है, जिसको सुन के इज़्ज़त थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि वो सुल्तान और उनकी तमाम जो औलाद जो उनकी नस्ल है उनको कत्ल करने की बात करते हैं। फिर वो सीन आता है जहाँ पे बायजू नोयान और उमर अता बेग आमने सामने होते हैं और जाके उमर अता बेग, क्योंकि उनको बायजू नोयान को नहीं जानता होता, तो जाके उनसे सवाल करता है कि आप कौन और यहाँ पे क्या लेने आए हो। तो वहाँ पे बायजू नोयान अपने बेटे को मांगता है, लेकिन उमर अता बेग उसके जवाब में कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ भी तो भी आपके बेटे को वापस नहीं दे सकता क्योंकि आपका बेटा मर चुका है। फिर उसके जैसे ही वो मरने की खबर सुनता है तो कहता है कि उसकी लाश दे दो और हम उसको अपने इलाकों में दफन करेंगे और शामान उसके लिए दुआएं करेंगे। लेकिन वो देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो मुसलमान हो चुका था और उनको मुसलमानों की तरह दफन कर दिया जा चुका है। और इसके बाद वो ये तमाम बात जाके सुल्तान के हुजूर में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि नोयान को सुख्ताई की तरफ से कोई भी खबर नहीं मौसूल हुई थी, जिसका सुनकर बाकी तमाम जो दीवान में लोग होते हैं वो भी कुछ हैरान होते हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो मौलाना रूमी फिर एक दफ़ा अपने आप उनका खुद का जो चेहरा है वो आप उनके सामने आता है और उनको कुछ ना कुछ उनके आपस में बातचीत होती है। और उसके बाद आज के एपिसोड के एंड की तरफ चलते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा लश्कर आता हुआ नज़र आता है, जिसको देखकर सल्जूक के जो तमाम वो सिपाही हैं वो हरकत में आ जाते हैं और देखने लग जाते हैं कौन आया है, क्योंकि उनको लगता है कि बायजू नोयान अपनी फ़ौज को लेकर कोनिया में दाखिल हो चुका है और तीरंदाज बिल्कुल तैयार ही होते हैं। तब उमर अता बेग उनको रोक देते हैं और उनको बताते हैं कि ये अर्तुल गाजी हैं जो कि इस वक्त सल्जूक सल्तनत यानी कि कोनिया में तशरीफ़ लाए हैं। और अर्तुल गाजी की एंट्री भी 8वीं एपिसोड में हो चुकी है। आप देखते हैं कि शेख हैदर अली की एंट्री अगली किस्त में होती है या नहीं। तो ये थी आज की किस्त और इसका मुख्तसरन मैंने जो खुलासा किया वो मैंने बयान कर दिया है। एपिसोड कंप्लीट देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें और वहां से आप एपिसोड जाकर फ्री में देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।